हेलो स्टूडेंट्स, नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व जो CUET एग्जाम में पूछे गए थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है बच्चों, सभी बच्चे बने रहो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स। डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट बच्चों दो टाइप का होता है। पहले तो जानते हैं डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट क्या होता है। तो कहेंगे वह पेमेंट जो डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ को पेड किया जाता है उसे डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट कहते हैं। जैसे सैलरी, वेजेज, बोनस, कमीशन, ये सारे क्या हैं, डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ को पेड किया जाते हैं। तो ये आपका डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट हुआ। अब डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट दो टाइप का होता है। एक होता है कि वर्कर के टाइम के आधार पर उसको पेमेंट किया जाता है। जैसे वर्कर 8 घंटे काम किया तो पर घंटे मान लो अगर 10 रुपया दे रहा है तो 8 घंटे का 80 रुपया दिया जा रहा है। तो पहला तो बच्चों टाइम बेस्ड होता है, यानी कि डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट है। डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट टाइम बेस्ड के आधार पर दिए जाते हैं। और सेकेंड होता है कि एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के आधार पर दिए जाते हैं। जैसे मान लो अगर ज़्यादा बढ़िया काम कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया है तो उस हिसाब से उसको सैलरी वेजेज मिलेगा। तो सेकेंड क्या हो गया, परफॉर्मेंस बेस्ड। तो डायरेक्ट फाइनेंशियल पेमेंट जो है टू टाइप्स का होता है, एक टाइम के आधार पर और दूसरा परफॉर्मेंस के आधार पर। तो आंसर हो गया बच्चों इसका सी। नेक्स्ट, when plans are drawn up, huge money is involved in their formulation. Identify the limitation of planning. प्लानिंग क्या होता है बच्चों? प्लानिंग मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन होता है। अब प्लानिंग का मतलब होता है, प्लानिंग रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड, यानी किसी भी चीज़ को करने से पहले हम उसके बारे में सोचते हैं, उसे उस प्रोसेस को प्लानिंग कहा जाता है। तो प्लानिंग के बहुत सारे एडवांटेज भी हैं तो बहुत सारे डिसएडवांटेज भी है। तो प्लानिंग के क्या क्या डिसएडवांटेज है या क्या क्या लिमिटेशन है? तो प्लानिंग जो होता है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसका मतलब हो गया कि प्लानिंग करने में आपको समय लगेगा, डिले होता है काम में। तो प्लानिंग क्या है, उसमें समय की जरूरत पड़ती है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ज़्यादा समय लेता है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, यानी कि प्लानिंग में खर्च भी अधिक है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग अगर आप कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि आप जो काम कर रहे हो उसमें सफल ही हो, सक्सेस ही हो। प्लानिंग सक्सेस होने की गारंटी नहीं देता, ये भी लिमिटेशन है। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, यानी कि प्लानिंग का मतलब होता है कि हम पहले से जो सोच कर रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, पहले से तय है कि ये करना है, ठीक है। इसमें आपका क्या होता है, नए नए आइडिया नहीं क्रिएट हो पाता है, क्रिएटिविटी क्रिएट नहीं हो पाता है, क्रिएटिविटी को कम कर देता है। तो ये चारों बच्चों प्लानिंग का लिमिटेशन में आ जाएगा। लेकिन हमारा स्टेटमेंट है ह्यूज मनी इज इन्वॉल्व इन देयर फॉर्मुलेशन। कि प्लानिंग का कौन सा लिमिटेशन को इंडिकेट कर रहा है? तो प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, यानी प्लानिंग समझो खर्चीला प्रोसेस है, इसमें अधिक खर्च आता है। तो प्लानिंग प्रोसेस में या प्लानिंग के फॉर्मेशन में आपको क्या है, अधिक पैसे की जरूरत पड़ती है। तो ये कौन सा लिमिटेशन को बता रहा है? प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। सेकेंड का आंसर हो गया बी। थर्ड है बच्चों, द फंक्शन ऑफ डैश इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंस देयर इज अ गैप बिटवीन इरेगुलर डिमांड एंड इरेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स। इरेगुलर डिमांड का मतलब क्या होता है कि आज जैसे मान लो आप जैसे दुकान चला रहे हो, बिजनेस चला रहे हो, आज जैसे कि आप 10 पीस बेच रहे हो तो आज 10 पीस का डिमांड हो गया। कल मान लो कल आपका 5 पीस बिका, यानी कि डिमांड 5 पीस का रहा। परसों वापस से 10 पीस का हो गया, तरसों 20 पीस का हो गया, उसके बाद के दिनों में बिका ही नहीं। तो इसको कहते हैं इरेगुलर डिमांड, मतलब कि कभी अधिक सेल हो रहा है, कभी कम सेल हो रहा है। उसी तरह इरेगुलर सप्लाई का मतलब कि अभी प्रोडक्शन हुआ है तो सप्लाई है, फिर प्रोडक्शन रुक जाएगा तो सप्लाई भी रुक जाएगा। तो सप्लाई भी एक जैसा नहीं होता है। मतलब कि आज आप 1000 पीस सामान खरीदे तो आज आपको 1000 पीस सामान मिल गया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि कल भी आपको 1000 पीस सामान मिल जाएगा, या जब भी चाहोगे आपको 1000 पीस सामान मिल जाएगा। तो इसको कहते हैं इरेगुलर सप्लाई। तो जब इरेगुलर डिमांड और इरेगुलर सप्लाई होता है तो उसका जो गैप बन जाता है ना, वो कौन सा फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है या कौन सा फंक्शन उसके लिए इम्पोर्टेंट है? तो कहेंगे देखो बच्चों एग्जाम्पल, मान लो हम एक पटना के ट्रेडर हैं और मुंबई से हम क्या कर रहे हैं, 1000 पीस सामान मंगाया। कितना पीस सामान मंगाया? 1000 पीस। ये 1000 पीस सामान हम क्यों मंगाया? क्योंकि इसको हम बेचेंगे। तो बताओ बच्चों, जैसे आज मान लो 20 मई है, तो बताओ बच्चों कि आज ही के दिन ये सामान बिक जाएगा क्या? कहेंगे बिल्कुल नहीं बिकेगा। आज के दिन एक दिन में थोड़ी ना बिकेगा ये। तो ये सामान को आपको क्या करके रखना है? स्टोरेज करके रखना है। तो क्यों आज नहीं बिकेगा? क्योंकि आज जरूरी नहीं कि इस पूरा का पूरा 1000 पीस का डिमांड हो सकता है कि आज 100 पीस बिके,
हो सकता है कि कल 200 पीस बिके, हो सकता है कि परसों 300 पीस बिके। मान लो 5 दिन लगेंगे इस सामान को क्या करने में, बेचने में, तो 5 दिन के लिए आपको सामान को स्टोर करके रखना होगा। तो स्टोरिंग प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, वेयर हाउसिंग। उसी तरह आज आपको 1000 पीस सामान मिल गया, कोई ज़रूरी नहीं कि अब कल भी आपको 1000 पीस मिल जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि जब चाहे वो 1000 पीस सामान मिल जाएगा। मतलब कि अगर सप्लाई इरेगुलर है उस केस में आपको क्या करना होगा, जितना आप सामान बेचते हो उससे अधिक आपको मंगा कर रखना है। क्योंकि हो सकता है कि आज हमको ये सामान मिल रहा, हो सकता है कि 10 दिन के बाद हमें सामान नहीं मिलेगा और हम अपने कस्टमर को क्या बेचेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले ही से हम अधिक क्वांटिटी में सामान मंगा कर रख लेते हैं। तो इरेगुलर सप्लाई के कारण अधिक सामान मंगा कर रख लिए और इरेगुलर डिमांड के कारण पूरा का पूरा 1-2 दिन में तो नहीं बिकेगा। तो उसके लिए आपको क्या करने होंगे, ये जितने भी गुड्स आपने लाए हैं इसको स्टोर करके रखना होगा। तो स्टोरिंग प्रोसेस, स्टोरेज प्रोसेस क्या कहलाएगा, वेयर हाउसिंग। तो द फंक्शन ऑफ वेयर हाउसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंस देयर इज अ गैप बिटवीन इरेगुलर डिमांड एंड इरेगुलर सप्लाई ऑफ गुड्स। आंसर हो गया 3 का सी बच्चों। ट्रांसपोर्टेशन क्यों नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है कि गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। एडवर्टाइजिंग भी नहीं, एडवर्टाइजिंग होता है गुड्स को प्रमोट करने के लिए करते हैं। सेलिंग का मतलब सेल। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 3 सी। 4th नंबर है बच्चों, सिलेक्ट द स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन करेक्ट सीक्वेंस। ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट का सेकेंड फंक्शन होता है और ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं जो मिलकर काम करता है, जो कॉमन गोल है उस कॉमन गोल को पूरा करता है। यानी ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें ग्रुप बनता है, ग्रुप ऑफ पीपल बनते हैं, ग्रुप ऑफ मेंबर्स बनते हैं और ये सारे मेंबर जो ग्रुप के हैं सब मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा करने में लग जाते हैं। इस प्रोसेस को ऑर्गेनाइजिंग कहा जाता है। तो ऑर्गेनाइजिंग एक लेंदी प्रोसेस है बच्चों। तो इसमें क्या होगा, तो इसका स्टेप बच्चों आपको याद रखने होंगे। सबसे पहले इसमें काम का आइडेंटिफिकेशन और डिवीज़न किया जाता है। सबसे पहला काम होगा, सबसे पहले काम को क्या करेंगे, पहचान करेंगे और काम का डिवीज़न करेंगे, फर्स्ट फंक्शन। अब जब काम का हम डिवीज़न करेंगे तो उसके लिए जगह चाहिए ना काम करने के लिए, तो उसके लिए हम डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देंगे। यानी कि मान लो हमारे ग्रुप में 100 लोग हैं, तो 100 लोगों को हम एक ही काम तो नहीं दे सकते, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। तो इसमें से हम 10 लोगों को सिलेक्ट किए प्रोडक्शन के लिए, 10 लोगों को सिलेक्ट किए हम परचेज़ के लिए, 10 लोगों को सिलेक्ट किए अकाउंटिंग के लिए, 10 लोगों को सिलेक्ट किए फाइनेंस के लिए, 10 लोगों को सिलेक्ट कर किया एडवर्टाइज। ऐसे करके हम क्या करेंगे, बहुत सारे एक्टिविटीज़ में अलग अलग ग्रुप बना दिए। अब ये लोग क्या करेगा, एक साथ मिलकर तो काम नहीं करेगा, एक जगह चाहिए इनके लिए। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, डिपार्टमेंटलाइजेशन करेंगे। तो याद रखोगे सबसे पहले काम का डिवीज़न, फिर उसके लिए हम प्लेस दे देते हैं, यानी कि डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देते हैं। जब डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गया उसके बाद हर डिपार्टमेंट वाइज हम क्या करते हैं, काम को सौंपते हैं। अब हम बताएंगे कि प्रोडक्शन वाले को कि प्रोडक्शन का काम आप कीजिए, अकाउंटिंग वाले को बताएंगे अकाउंटिंग का काम कीजिए, फाइनेंस वाले को हम फाइनेंस का काम सौंपेंगे। जब काम सौंपने के बाद उसके बाद क्या होता है, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बनता है। मतलब कि अब यहाँ तय हो जाता है कि इनका जो काम है ये अपने काम का रिपोर्टिंग किसको करेंगे, ये अपने काम का रिपोर्टिंग किसको करेंगे, ये अपने काम का रिपोर्टिंग किसको करेंगे। जाहिर सी बात है अपने सीनियर को सुपेरियर को करेंगे। तो ये बच्चों ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का सीक्वेंस बन गया। सबसे पहले है सी, उसके बाद हो गया डी, उसके बाद बी, उसके बाद ए। देखो ऑप्शन में कौन सा है, फर्स्ट वाला ना, तो 4 का आंसर हो गया ए। 5th नंबर है बच्चों, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का इनमें से कौन सा फैक्ट है। तो फर्स्ट नंबर देखोगे बच्चों स्टॉक एक्सचेंज का, स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। बिल्कुल सही, स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक होल्डर्स के लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एक स्कोप, एक जगह प्रोवाइड करता है कि वहाँ पे आप स्टॉक का स्पेकुलेशन, स्टॉक का सट्टा कर सकते हो। तो इसका ये बिल्कुल स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड हो गया। सेकेंड है स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेट्स टेक ओवर बिड्स बाय कंपनीज। बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल रॉन्ग। स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, कंपनियों के द्वारा जो बीड होता है उसको टेक ओवर करता है, उसको रेगुलेट करने का काम स्टॉक एक्सचेंज का बिल्कुल नहीं है। आपका क्या है नेक्स्ट, स्टॉक एक्सचेंज कंट्रोल्स इनसाइडर ट्रेडिंग बाय इम्पोजिंग पेनाल्टी। इनसाइडर ट्रेडिंग या पेनाल्टी इम्पोज करना, इनसाइडर ट्रेडिंग को कंट्रोल करना, ये सेबी का फंक्शन होता है। सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये इसका फंक्शन है। स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड ये स्टेटमेंट नहीं है। डी नंबर है स्टॉक एक्सचेंज इंश्योर सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शन। बिल्कुल सही, जो स्टॉक मार्केट में जो ट्रांजेक्शन
जो करते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनके द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन को सेव करना, प्रोटेक्ट करना, ये स्टॉक एक्सचेंज का काम है। तो ये भी हो जाएगा बच्चों। स्टॉक एक्सचेंज स्प्रेड्स इक्विटिकल, बिल्कुल सही। इक्विटिकल का मतलब होता है कि स्टॉक एक्सचेंज इस तरह का माहौल बनाता है कि सभी के साथ समान व्यवहार हो, चाहे वो 10 शेयर हो, 1,000 रुपये वाला इन्वेस्टर हो, चाहे 1 करोड़ वाला इन्वेस्टर हो, या 10 लाख वाला इन्वेस्टर हो, हर इन्वेस्टर के साथ समान व्यवहार रखना है। ये स्टॉक एक्सचेंज ये प्रोवाइड करता है, ये माहौल बनाकर तैयार करता है। तो क्या क्या स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड फैक्ट्स हो गया? स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, स्टॉक एक्सचेंज इंश्योर सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शंस, स्टॉक एक्सचेंज स्प्रेड्स इक्विटिकल, मतलब कि ए, डी और ई। देखो बच्चों कौन सा है? ए ऑप्शन हो गया। तो 5 का आंसर हो गया ए बच्चों। 6 है बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ कम्प्लेक्स फेनोमेनन, बिल्कुल सही। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? कम्प्लेक्स फेनोमेनन है। बिजनेस इन्वायरमेंट में देखो, जो एग्जांपल देते हैं, अगर मान लो इकोनॉमी आपका पूरा बूम पे है, चरम पे है, इकोनॉमी अच्छा चल रहा है तो आपके प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा। इकोनॉमी अगर डाउन हो जाए तो आपके प्रोडक्ट का डिमांड आपका कम जाएगा। तो कब इकोनॉमी आपका इकोनॉमी में तेज़ी होता है, कब इकोनॉमी आपका गिर जाता है, इसको एनालाइज करना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही डिफ़िकल्ट भरा काम है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ कम्प्लेक्स फेनोमेनन दैट इज रिलेटिवली डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड इन पार्ट्स। कम्प्लेक्स फेनोमेनन इसलिए है क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट में बहुत सारे पार्ट्स हैं, उनको एनालाइज करना, अंडरस्टैंडिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है। आंसर क्या हो जाएगा 6 का? डिफ़िकल्ट। आसान नहीं कर सकते बच्चों, आसान करते तो कोई बिजनेस लॉस में ही नहीं आएगा। अनसर्टेन भी नहीं कर सकते, कुछ भी अनसर्टेन नहीं, स्पेसिफिक भी नहीं है, क्या हो जाएगा? डिफ़िकल्ट। तो 6 का आंसर हो गया बी। 7 बच्चों देखो, द डिसीजन ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू डेट और इक्विटी कंस्टिट्यूट्स विच टाइप ऑफ डिसीजन। चलो लास्ट से देखते हैं बच्चों, या फर्स्ट से देखो। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या होता है? इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन लिया जाता है। इसमें डिसीजन लिया जाएगा कि आप जैसे मान लो कोई मशीन खरीदना है, तो मशीन खरीदने से संबंधित जो भी निर्णय लिए जा रहे हो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आ जाएगा। कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी क्या होता है? वो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। डिविडेंड डिसीजन क्या होता है? डिविडेंड डिसीजन का मतलब होता है कि इसमें डिसाइड किए जाते हैं कि शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड देने हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन वह डिसीजन होता है जिसमें डिसाइड किया जाता है कि कंपनी को फाइनेंस कैसे जुटाकर कंपनी को फाइनेंस कैसे प्रोवाइड करवाया जाए। इसके लिए कंपनी क्या करती है? लोन ले सकती है, कंपनी शेयर इशू कर सकती है, डिवेंचर इशू कर सकती है, सिक्योरिटीज इशू कर सकती है। तो ऐसे डिसीजन को फाइनेंसिंग डिसीजन कहा जाता है। तो द डिसीजन ऑफ रेजिंग फंड, यानी कि कंपनी ने डिसाइड किया कि उसको फंड चाहिए और इसके लिए उसने लोन लिया या इक्विटी या डिवेंचर इशू करके वो फाइनेंस को अरेंज कर रहा है, फंड जुटा रहा है, फंड इकट्ठा कर रहा है, वैसे डिसीजन को फाइनेंसिंग डिसीजन कहते हैं। तो आंसर 7 का सी हो गया बच्चों। 8 नंबर देखना, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। इसमें क्या है तुम्हारा? लिस्ट 1 लिस्ट 2। एक सेकेंड बच्चों थोड़ा सा देख लें। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है बच्चों? स्टॉक एक्सचेंज का मतलब वह प्लेस जहाँ पे सिक्योरिटीज़ का खरीदारी और बिक्री होती है, यानी कि जहाँ सिक्योरिटीज़ का एक्सचेंज होता है, जहाँ सिक्योरिटीज़ का परचेज और सेल हो, वह जगह को हम लोग क्या कहते हैं? उस प्लेस को क्या कहते हैं? स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। चलो वापस, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि आपको एक तरह का फ्रीडम दिया जाता है। जैसे आप बिजनेस कर रहे हो, आप ट्रेड चला रहे हो, तो आपको थोड़ा सा फ्रीडम दिया जाएगा। आपको थोड़ा क्या, बहुत सारा फ्रीडम दिया जाएगा, जैसे कि आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट का प्राइस रख सकते हैं। तो लिबरलाइजेशन का मतलब फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइस ऑफ द गुड्स। ए का 3 हो जाएगा। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट कम से कम हो, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट हो। गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट कम से कम मतलब डिसइन्वेस्टमेंट हो। तो बी का फर्स्ट हो गया। ग्लोबलाइजेशन का मतलब हो गया कि कोई बैरियर नहीं, कोई बाउंड्री बैरियर नहीं, मतलब कि एक देश का, एक कंट्री का ट्रेडर दूसरे कंट्री के ट्रेडर के साथ लेन देन कर सकता है। एक कंट्री का स्टूडेंट दूसरे कंट्री में जाकर पढ़ाई कर सकती है। मतलब ग्लोबलाइजेशन, कोई पॉलिटिकल बाउंड्रीज लंबे समय तक बैरियर नहीं बनेगा। मतलब यहाँ पे बाउंड्रीज बाधा नहीं है। आप एक देश से दूसरे देश आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, एक देश से दूसरे देश आप व्यापार कर सकते हो। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब पॉलिटिकल बाउंड्रीज नो लॉन्गर रिमेन बैरियर्स, यानी कि सी का 4 हो गया।
लीगल इन्वायरमेंट आपका है प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 यानी कि डी का 2। तो आंसर हो गया ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। देखो कौन सा ऑप्शन है, A3, B1, C4, D2, सी नंबर। तो 8 का आंसर हो गया बच्चों सी। 9 नंबर क्या है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। स्टेटस, स्टेटस का मतलब एक तरह का कंपनी का पोजीशन। जैसे मान लो एक एम्प्लॉय के तौर पे आपसे पूछा जा रहा है, मान लो आप एम्प्लॉय हो, आपसे पूछा कि आपका क्या स्टेटस है, तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का रैंकिंग पोजीशन बताओगे या अपना पोस्ट बताओगे कि हम इस पोस्ट पे हैं। तो स्टेटस का मतलब ऑर्गेनाइजेशन में रैंकिंग पोजीशन। जैसे एम्प्लॉय है, आप हमारे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो आपका जो पोस्ट होता है, आपका जो रैंकिंग पोजीशन है, उसी को स्टेटस कहा जाता है। तो ए का 3 हो गया। बोनस बच्चों इंसेंटिव होता है, ये एम्प्लॉय को इनकैरेज करने के लिए दिया जाता है ताकि वो मोटिवेट हो, मेहनत करे। और बोनस सैलरी वेजेस के अतिरिक्त मिलता है, ठीक है ना। ये नहीं कि वेजेस में ही बोनस, वेजेस को ही बोनस समझ जाओ। बोनस एक्स्ट्रा चीज़ है जो वेजेस सैलरी के बाद मिलती है, सैलरी और वेजेस के अलावा मिलती है। तो बी का क्या हो गया, 4 हो गया बच्चों इंसेंटिव। जॉब सिक्योरिटी में मतलब कन्फर्मेशन लेटर, इसमें आपका कन्फर्मेशन लेटर आएगा यानी कि सी का 2। और को पार्टनरशिप का मतलब शेयर्स ऑफर एट डिस्काउंटेड प्राइस। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। देखो तो क्या है, ए का 3, बी 4, सी 2, डी 1। ऑप्शन डी हो गया। तो 9 का आंसर हो गया बच्चों डी। नेक्स्ट 10 नंबर देखोगे बच्चों, द स्टॉक एक्सचेंज कैन प्ले अ वाइटल रोल। The stock exchange can play a vital role in ensuring wider share ownership by regulating new issue। इसका मतलब है कि नया शेयर इशू करेंगे और ऑनरशिप बढ़ाना है, मतलब कि नए नए इन्वेस्टर्स चाहिए। तो नए नए इन्वेस्टर्स को हम इनकरेज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी नहीं कि आप 1 लाख रुपये, सॉरी स्टॉक मार्केट में ज़रूरी नहीं कि आप 1 लाख का ही शेयर खरीदो। आप 1000 रुपये का भी शेयर खरीद सकते हो, 500 रुपये का भी शेयर खरीद सकते हो, 1 शेयर भी खरीद सकते हो, 10 शेयर भी खरीद सकते हो। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, मतलब एक तरह से समझो कि सभी शेयर होल्डर को इनकरेज किया जा रहा है, नए शेयर होल्डर्स को भी इनकरेज किया जा रहा है। क्या कहकर कि जरूरी नहीं कि आप 1,00,000 2 लाख रुपये लगाए, आप 10,000 रुपये का भी स्टॉक खरीद सकते हैं, 1,000 रुपये का भी स्टॉक खरीद सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज क्या कर रही है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है और जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स है सभी के साथ समान व्यवहार कर रही है बच्चों। तो द स्टॉक एक्सचेंज कैन प्ले अ वाइटल रोल इन इंश्योरिंग वाइडर शेयर ऑनरशिप बाय रेगुलेटिंग न्यू इशूज, बेटर ट्रेडिंग प्रैक्टिसेज, आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज हाईलाइटेड इन द एबव सेंटेंस। कौन सा हो गया बच्चों, समान व्यवहार, स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। तो आंसर 10 का हो जाएगा बच्चों बी। 11 नंबर क्या है बच्चों, 11 नंबर आपका आइडेंटिफाई द राइट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट बच्चों स्टाफिंग का एक पार्ट है, स्टाफिंग का प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस रिक्रूटमेंट होता है। इसमें क्या करते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई पोस्ट खाली है तो हम कैंडिडेट को, लोगों को इनवाइट करते हैं, इनकरेज करते हैं कि आप आइए हमारे इस जॉब के लिए, जो मेरे पास जो जॉब है उस जॉब के लिए आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो लोगों को इन्वाइट करना जॉब के लिए, इस प्रोसेस को रिक्रूटमेंट कहा जाता है। तो रिक्रूटमेंट भी एक प्रोसेस है, इसमें कई सारे स्टेप्स में काम होता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चों, ध्यान देना बच्चों, सबसे पहला स्टेप होता है, सबसे पहले लेबर सोर्स को आइडेंटिफाई करेंगे। हमें पता तो चले कि जो लेबर का जो अलग अलग सोर्सेज है उसको हम आइडेंटिफाई करें। जैसे अकाउंटेंट है तो हमको बढ़िया अकाउंटेंट कहाँ से मिल सकता है, तो एक बीकॉम किया हुआ मिल सकता है, एमकॉम किया हुआ भी मिल सकता है, सीए इंटरमीडिएट किया हुआ बच्चा मिल सकता है। तो सबसे पहले लेबर सप्लाई के जो अलग अलग सोर्सेज है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा बच्चों। सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप में हम क्या करें, वैलिडिटी का असेसमेंट करेंगे। जैसे बच्चे थोड़ा सा थ्योरी पेपर हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सोर्स को चूज करेंगे कि कौन सा सोर्स हमारे लिए सही होगा, थर्ड स्टेप। और उसके बाद फोर्थ में क्या करते हैं, अब हम कैंडिडेट से एप्लीकेशन इनवाइट करवाएंगे, यानी कि 4 नंबर। तो आपका फर्स्ट में डी हो गया, सेकेंड में बी हो गया, थर्ड में ए हो गया और फोर्थ में सी हो गया। DBAC, DBAC यानी कि बी ऑप्शन बच्चों। तो 11 का आंसर क्या हो गया, बी हो गया बच्चों। 12 नंबर देखो क्या है, मार्केटर refers to any person who takes more dash part in the process of action। मार्केटर वो कोई भी पर्सन होता है जो क्या कर सकते हैं, या मार्केटर एक ऐसा पर्सन जो सेलिंग प्रोसेस में, एक्सचेंज प्रोसेस में एक्टिव होता है। क्या होता है बच्चों, एक्टिव होता है।
उसको सेल को बढ़ाना है, सेल के लिए क्या करता है, सेल प्रमोट करने के लिए वो काम करता है, तो एक्टिव होता है। वो एक्सचेंज प्रोसेस का क्या है, एक्टिव पार्ट है। डोमिनेटिंग नहीं, डोमिनेट नहीं कर सकता, डोमिनेट कोई किसी को नहीं कर सकता है। पैसिव आपका हो गया मशीन हो जाएगा, मशीन मटेरियल, ये सब पैसिव रिसोर्सेज है। मार्केटर क्या होता है, ह्यूमन होता है, एक्टिव रिसोर्स होता है। इंटरप्राइजिंग मतलब जो रिस्क लेने वाले होते थे, रिस्क लेने वाले जनरली क्या कहलाते हैं, इंटरप्रेनर, यानी कि जो ऑनर होते हैं। तो मार्केटर ऑनर नहीं है, यहाँ पे आंसर क्या होगा 12 का बी, एक्टिव पार्ट। 13 का देखो बच्चों आंसर क्या होता है। 13 का है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नीड्स एज पर मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। मास्लो ने इंसानों को मोटिवेट करने के लिए एक नीड बनाया, नीड का थ्योरी दिया है। मास्लो का कहना है, मास्लो का पूरा नाम है अब्राहम मास्लो। तो मास्लो का कहना है कि अगर इंसान के पास नीड होगा तभी वो मोटिवेट होगा किसी काम को करने के लिए। हम इंसान जो भी काम करते हैं कोई ना कोई नीड से ही प्रेरित होकर काम करते हैं। अगर अपने पास नीड ना हो तो हम मोटिवेट नहीं होंगे, हम कोई काम नहीं करेंगे। तो अगर आपको मोटिवेट होना है तो आपके पास वो नीड होना चाहिए। तो मसलों का नीड बहुत 5 तरह के नीड है, हम उसको क्या करते हैं ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सबसे पहला नीड क्या होता है बच्चों, सबसे पहला नीड होता है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड, यानी कि जो खाने के लिए खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़ा, ये सारे चीज़ें क्या है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड होता है। उसके बाद सेफ्टी नीड होता है। सेफ्टी नीड के बाद बच्चों उसके बाद हो जाएगा आपका अफ्लैशन एंड बिलोंगिंग नीड। उसके बाद स्टीम नीड होता है और सबसे लास्ट में होता है जब सब चीज़ आप पूरा कर लियो, आप करोड़पति हो, आपके पास खूब सारा पैसा आ गया, तो अपने क्या करते हैं आत्मा को संतुष्ट करने के लिए हम लोग कौन सा नीड पूरा करते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये 5 नीड का एक सीक्वेंस है। सबसे पहले डी, उसके बाद ए, उसके बाद ई, उसके बाद सी, देन बी। ये बच्चों आंसर हो गया DAECB, DAECB। तो आप लोग टेक्स्ट बुक में पढ़ सकते हो इसको, मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज़ के बुक में मिल जाएगा आप लोगों को, मोटिवेशन चैप्टर में। नेक्स्ट 14 नंबर है द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी कि IDI, ए नेशनल रिसोर्स इंस्टीट्यूशन हैज सेट 15 competencies ऑफ entrepreneurial success. Identify the one that is not included in these competencies. तो बच्चों इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको competencies बताने हैं जो कि डेवलपमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो 15 competencies बनाया है। वो कौन कौन से हैं, कौन कौन सा नहीं है। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन नहीं है बच्चों। तो 15 होते हैं, आप लोग को याद रखने होंगे। परसिस्टेंस क्या होता है, एक कॉम्पिटेंसी है। कंसर्न फॉर हाई क्वालिटी ऑफ वर्क, ये भी कॉम्पिटेंसी है। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कॉम्पिटेंसी है। लीडरशिप क्वालिटी कॉम्पिटेंसी में नहीं आएगा बच्चों, तो नॉट इंक्लूडेड क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 14 का आंसर डी। 15 नंबर देखो बच्चों क्या है, 15 है आपका कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स है। ट्रेनिंग इज कैरियर ओरिएंटेड, रॉन्ग। डेवलपमेंट आपका कैरियर ओरिएंटेड हो जाएगा। डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ, ये बच्चों आपका बिल्कुल सही। डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि आप सीख रहे हो और उसमें ग्रो कर रहे हो, ग्रोथ करना यानी कि आपका क्या हो गया, डेवलपमेंट है। ट्रेनिंग इंक्रीजेज नॉलेज एंड स्किल्स, बिल्कुल सही। ट्रेनिंग से हमारा स्किल, हमारा नॉलेज इंक्रीज होता है। डी नंबर है बच्चों, ट्रेनिंग प्रिपेयर्स एम्प्लॉयज फॉर करेंट जॉब परफॉर्मेंस, बिल्कुल सही। ट्रेनिंग मिलेगा तभी तो आप करेंट वाला जो जॉब है, जो जॉब के लिए आप गए हो, जॉब कैसे कर पाओगे, जब आपको ट्रेनिंग में दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग इसलिए दिया जाता है ताकि आप करेंट जॉब कर सकें। तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। ई नंबर है डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग एंड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्प्लॉय, नहीं, डेवलपमेंट नहीं, ट्रेनिंग होता है बच्चों। ट्रेनिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एम्प्लॉयज, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या हो गया बच्चों, BCD, BCD देखो कौन सा हो गया, बी ऑप्शन। तो 15 का आंसर हो गया बी बच्चों। 16 है इन एन ऑर्गेनाइजेशन ए वेल डिफाइंड प्लान इज ड्रॉन ऑफ विथ, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, एक वेल डिफाइंड प्लान बनाया जा रहा है, किस लिए,
डैश गोल्स टू बी अचीव विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। तो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में वो हमारा गोल पूरा होना चाहिए। तो वो गोल हमारा स्पेशल गोल है बच्चों। कौन सा गोल है? स्पेशल गोल, स्पेसिफिक गोल्स। तो 16 का आंसर हो गया बच्चों डी। इन एन ऑर्गेनाइजेशन ए वेल डिफाइंड प्लान इज ड्रॉन ऑफ विद स्पेसिफिक गोल्स टू बी अचीव विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। आंसर डी हो जाएगा बच्चों। 17 क्या है? प्रमोशन वर्क्स एज अ टॉनिक एंड इनकरेजेस एम्प्लॉयज टू एग्जिबिट इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। आइडेंटिफाई द इंसेंटिव। प्रमोशन बच्चों एक तरह का इंसेंटिव होता है। प्रमोशन का मतलब होता है जैसे कि हम करंट में जो जॉब कर रहे हैं और हमारे अंदर एक लालच आ गया है कि हमारे अंदर एक मोटिवेशन मिल गया है कि अगर हम मेहनत करते हैं, अगर हमारा परफॉर्मेंस बढ़िया होगा तो हमें प्रमोशन मिल सकता है। हम जूनियर से सीनियर एम्प्लॉय हो सकते हैं, इन्फीरियर क्या कहते हैं, सब ऑर्डिनेट से सुपेरियर एम्प्लॉय बन सकते हैं। तो इसके लिए एम्प्लॉय क्या करता है? इनकरेज होता है मेहनत करने के लिए, और प्रमोशन एक तरह का टॉनिक की तरह काम करता है जिससे एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं। तो इसको कहा जाता है कैरियर एडवांस अपॉर्चुनिटी। क्योंकि कैरियर तो बच्चों उसको मिला हुआ, जॉब तो कर ही रहा है, लेकिन उसी कैरियर में और बढ़िया पोस्ट हो जाए और सैलरी अधिक हो जाए, यानी कि एडवांसमेंट। तो कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी हर एम्प्लॉय को होनी चाहिए। एम्प्लॉय तभी मन लगा के काम करेगा जब उसके अंदर वो फीलिंग आए कि हम अगर काम बढ़िया करेंगे तो हमारा सैलरी बढ़ सकता है, हमारा प्रमोशन हो सकता है। तो कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी ये बहुत ही अच्छा इंसेंटिव है। हर कंपनी इसको फॉलो करती है, बड़ी बड़ी कंपनियां, ताकि एम्प्लॉय मोटिवेट हो, एम्प्लॉय इनकरेज हो, मन लगा कर काम करे। तो 17 का आंसर बी हो गया बच्चों। अब ऐसा नहीं कि सभी को प्रमोट कर दिया जाता है, ग्रुप होता है। मैं 100 लोगों का एक ग्रुप है और उसी में मान लो क्या करते हैं, 1-2 को प्रमोट किया जाता है। तो एक तरह से समझो एग्ज़ाम जैसा हो गया। जितने भी एम्प्लॉय मन लगा के काम करेंगे, मेहनत करेंगे, उसके अकॉर्डिंग उनको प्रमोशन दिया जाता है। तो कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी आ जाएगा बच्चों 17 का बी। 18 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल अफेक्ट कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन याद रखो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है बच्चों। आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, शेयर होल्डर प्रेफरेंस रॉन्ग, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, टैक्सेशन पॉलिसी, ये सब कैपिटल बजटिंग डिसीजन में नहीं आते हैं। कैपिटल बजटिंग डिसीजन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। आंसर हो गया डी बच्चों। 19 है विच वन इज नॉट अ मेरिट ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब होता है, रिक्रूटमेंट देखो 2 तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि कंपनी में जो पहले से काम कर रहे हैं उसी को हम इनकरेज करते हैं, उसी को इनवाइट करते हैं, उसी को उस जॉब के लिए हम लोग अप्लाई करने के लिए मोटिवेट करते हैं, इनवाइट करते हैं। जैसे कि प्रमोशन करना, प्रमोशन देना क्या है? इंटरनल रिक्रूटमेंट हो गया। लेकिन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि हम आउटसाइडर्स को इनवाइट करते हैं जॉब के लिए। तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में क्या क्या मेरिट नहीं होता, कौन कौन नहीं है? वाइडर चॉइस। वाइडर चॉइस बच्चों एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का मेरिट है। फ्रेश टैलेंट में मिलता है, ये भी मेरिट हो गया। कम्पिटिटिव स्पिरिट, बिल्कुल सही, ये भी मेरिट हो गया। डिससेटिस्फैक्शन अमॉन्ग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, यानी कि पहले से जो काम कर रहे हैं वे लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं, उनको लगता है कि हमें नहीं मौका मिला, बाहर वाले को ही नया पोस्ट दे दिया, या प्रमोशन वाला या जो सीनियर का पोस्ट है नए एम्प्लॉय को दे दिया। तो पुराने एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं? असंतुष्ट होते हैं। क्या होते हैं? असंतुष्ट होते हैं, डिससेटिस्फाइड होते हैं। तो ये बच्चों लिमिटेशन है। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का क्या है? लिमिटेशन है। तो पूछ रहा है नॉट अ मेरिट मतलब लिमिटेशन, यानी क्या हो गया? डी हो गया, डिससेटिस्फैक्शन अमॉन्ग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। तो 19 का आंसर बच्चों डी। 20 क्या कर रहा है? सेबी। सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हैज़ 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन। सेबी का 3 फंक्शन होता है मेन रूप से, प्रोटेक्टिव फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन और डेवलपमेंटल फंक्शन। तो यहाँ पे बच्चों क्या है? प्रोटेक्टिव फंक्शन दिया है, डेवलपमेंटल फंक्शन दिया है, रेगुलेटरी फंक्शन ले लो, यानी कि आंसर हो गया सी। इन्वेस्टमेंट कोई फंक्शन नहीं है, ट्रेनिंग कोई फंक्शन नहीं, रजिस्ट्रेशन कोई फंक्शन नहीं है सेबी का। सेबी का 3 फंक्शन होते हैं, प्रोटेक्टिव फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन और डेवलपमेंटल फंक्शन। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट 21 है कंट्रोलिंग हेल्प्स टू मिनिमाइज डिसऑनेस्ट बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज। कंट्रोलिंग हेल्प करता है कि जो एम्प्लॉय का जो डिसऑनेस्ट बिहेवियर है, मतलब कि बेईमानी वाला जो सिस्टम हो रहा है
ऑर्गेनाइजेशन में वो कम से कम हो, यानी कि कर्मचारी के अंदर जो डिसऑनेस्टी बिहेवियर आ गया है उसको कम से कम करें। तो इसके लिए क्या करना होगा, उनके एक्टिविटीज़ पे नज़र रखना होगा। ये बहुत ज़रूरी है, देखना है कौन फ्रॉड कर रहा है कौन नहीं फ्रॉड। अगर खुलेआम खुले सांड की तरह उसको छोड़ दोगे तो फिर क्या होगा, वो मौका का फ़ायदा उठाकर कुछ बेईमानी कर ही लेगा। तो उस पर नज़र रखना होता है उनके एक्टिविटी पे। तो ये एक तरह से तभी पॉसिबल है जब ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन हो, ऑर्डर मेंटेन हो। ऑर्डर का मतलब होता है कि जो जिसको जहाँ पे होना चाहिए वहीं पे रहेगा, सही अरेंज फॉर्म में रहेगा। जैसे कि मान लो कोई भी चीज़ उसी जगह पे हो जहाँ पे उसको होनी चाहिए, कोई एम्प्लॉय उसी जगह पे हो जहाँ पे वो काम कर रहा है, ठीक है। इधर उधर नहीं जाना चाहिए, ऑर्डर में होना, ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है। और साथ में डिसिप्लिन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो रूल्स है उसको फॉलो करना हर एम्प्लॉय के लिए ज़रूरी हो जाता है, चाहे वो सुपीरियर हो या सबऑर्डिनेट्स हो। तो अगर ऑर्डर और डिसिप्लिन इंश्योर करेंगे तब हम एम्प्लॉय के अंदर जो डिसऑनेस्ट बिहेवियर है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। आंसर 21 का सी हो गया। 22 है बच्चों, applicants introduced by present employee or their friends and relatives may prove to be a good source of recruitment. Identify the source of recruitment highlighted in the above sentence. देखो ध्यान से बच्चों, मान लो एक्स नाम का कोई एम्प्लॉय ऑलरेडी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, और जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वहाँ एक अकाउंटेंट का पोस्ट मान लो खाली है, और एक्स को पता है कि अकाउंटेंट का एक पोस्ट खाली है। तो एक्स ने क्या किया, अपने फ्रेंड को, मान लो वाई नाम का फ्रेंड है, उसको बोला कि भाई मेरे यहाँ आप काम कर लो, मेरे यहाँ आप अप्लाई कर लो, मेरे यहाँ अकाउंटेंट का एक पोस्ट खाली है। और एक्स ने क्या किया, अपने बॉस को भी बता दिया कि एक मेरा फ्रेंड है जो अकाउंट्स जानता है, वो अकाउंटेंट का काम करना चाहता है। तो इस तरह से जो रिक्रूटमेंट होता है ना, इसको कहते हैं रिकमेंडेशन। क्या कहते हैं, रिकमेंडेशन। यहाँ पे वही कर रहा है बच्चों, applicants introduced by present employees or their friends and relatives may prove to be a good source of recruitment. ये क्या हो गया, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आ जाएगा। आंसर सी हो गया बच्चों। वेब पब्लिशिंग होता है ना कि हम क्या करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से एक एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे और लोगों को बताएंगे कि मेरे कंपनी में पोस्ट खाली है, आप अप्लाई कर सकते हो। कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होता है, कॉलेज वॉलेज में जाओ ना, कैंपस सिलेक्शन होता है। कॉलेज के कैंपस में क्या किया जाता है, इंटरव्यू चला दिया जाता है, वहाँ के स्टूडेंट्स को इनवाइट किया जाता है कि आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से भी रिक्रूटमेंट होता है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट हमारे क्वेश्चन में है ये क्या है, रिकमेंडेशन। आंसर हो गया सी बच्चों। 23 क्या है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान। आप लोग पता होगा प्लान बच्चों, प्लान आपका मेन रूप से दो तरह के होते हैं, सिंगल यूज और स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज प्लान का मतलब होता है जैसे फॉर एग्जांपल बजट बनाना, प्रोग्राम बनाना, प्रोजेक्ट्स के लिए प्लान करना, ये सब क्या आपका सिंगल यूज प्लान हो गया। तो सिंगल यूज प्लान आपका क्या है, बजट से रिलेटेड हो गया, ए का बी। स्टैंडिंग प्लान जो होता है जो ओवरऑल पीरियड के लिए बनाए जाते हैं, जैसे पॉलिसी बनाना, फिर तुम्हारा आ जाएगा रूल्स बनाना, मेथड्स बनाना, ये सब क्या है स्टैंडिंग प्लान में आ जाएगा। यहाँ पे पॉलिसी दिख रहा है ना, स्टैंडिंग प्लान में, सॉरी सिंगल यूज हो जाएगा आपका बजट, स्टैंडिंग प्लान हो गया आपका पॉलिसी। प्लानिंग का लिमिटेशन क्या है, यूज कॉस्ट। स्टेप इन प्लानिंग आपका फॉलो अप एक्शन क्या है, प्लानिंग में बहुत सारे स्टेप है, उसमें एक स्टेप आपका क्या है, एक्शन फॉलो करना। तो आंसर हो गया ए का हो जाएगा 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। देखो कौन सा है, ए का 2, बी का 4, सी 3, डी 1, ए ऑप्शन बच्चों। 23 का आंसर हो गया ए। 24, आइडेंटिफाई द राइट सीक्वेंस ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस का राइट सीक्वेंस क्या है बच्चों, ध्यान देना आप सभी। प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहले क्या करते हैं ना, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, उद्देश्य बनाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन का क्या उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि प्लानिंग कर रहे हो तो किस लिए कर रहे हो, पहले कोई टारगेट बनाओगे ना, पहले क्या करना है तुमको, तो पहले ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे सबसे पहले। उसके बाद क्या होता है, डेवलपमेंट प्रीमिसेस को डेवलप किया जाता है, उसके लिए प्रीमिसेस को डेवलप किया जाता है। उसके बाद अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद उसका इवेल्युएशन करेंगे, और उसके बाद लास्ट में बच्चों क्या करते हैं, एक बेस्ट अल्टरनेटिव को हम चूज़ करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो ये स्टेप हो गया बच्चों ई, ए, बी, सी और डी। देखो कौन सा ऑप्शन है, ई, ए, बी, सी, डी। ये मेरे को सी लग रहा है बच्चों, ई, ए, बी, सी, डी।
तो 24 का आंसर हो गया सी, EABCD। 25 है बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडर्न टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन। इनमें से कौन कंट्रोलिंग फंक्शन का मॉडर्न टेक्निक नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर मेंटेन होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बच्चों 4 टाइप का होता है, आप लोग आगे पढ़ोगे जब सीनियर हो जाओगे तो। एक होता है आपका कॉस्ट सेंटर, एक होता है आपका रेवेन्यू सेंटर, एक होता है आपका प्रॉफिट सेंटर और एक होता है आपका इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर मेंटेन होता है। कॉस्ट सेंटर के जो मैनेजर है वो कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, रेवेन्यू सेंटर का मैनेजर रेवेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रॉफिट सेंटर का मैनेजर प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, इन्वेस्टमेंट सेंटर का मैनेजर इन्वेस्टमेंट के लिए क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये बच्चों मॉडर्न टेक्निक माना जाता है। ये हो गया आपका मॉडर्न टेक्निक। PERT एंड CPM। PERT का मतलब होता है प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक। PERT का मतलब प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक। और CPM का मतलब होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। तो ये दोनों भी बच्चों मॉडर्न टेक्निक है कंट्रोलिंग फंक्शन का है। PERT और CPM क्या करता है? जो प्रोजेक्ट शेड्यूल है उसका जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, प्रोजेक्ट के जो शेड्यूल होते हैं ना उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करता है। तो ये भी आपका मॉडर्न टेक्निक में आ जाएगा। मैनेजमेंट ऑडिट क्या होता है? मैनेजमेंट ऑडिट करना बच्चों, ठीक है। ऑडिट होता है ना, चेकिंग प्रोसेस। तो मैनेजमेंट पे ध्यान देना, मैनेजमेंट फंक्शन को देखना कि मैनेजमेंट सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये भी कंट्रोलिंग फंक्शन में आ जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मॉडर्न टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन में नहीं आता है। तो नॉट अ मॉडर्न टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन, आंसर हो गया डी। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर बिजनेस स्टडीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हमने कर लिया। 25 क्वेश्चंस अभी किए, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो बच्चों फिर से इसको रिपीट कर लोगे, टेक्स्ट बुक भी आप लोग पढ़ लोगे, ठीक है। थ्योरी पेपर है बच्चों तो थोड़ा तो टेक्स्ट बुक तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।